नमस्कार, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो पूरे देश की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी उसी के पीछे दौड़ रहा है। अपनी अपनी विचारधारा और अपने अपने विचार जो है विभिन्न मंचों पे रखे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस विषय में एक वीडियो बनाऊं और आपको विस्तृत जानकारी इस विषय में दूं और इस विषय के जो विभिन्न पहलू हैं, जो विभिन्न आयाम हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराऊं। जी हाँ, बात करते हैं कच्चा दीवू द्वीप की, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में चर्चा की है और अपना ट्वीट भी उन्होंने किया है और पूरी एक बहस जो है इसके पीछे छिड़ चुकी है। और देश में आपको पता ही है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये मुद्दा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या है कच्चा दीवू द्वीप, क्या उसका इतिहास है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और क्या सच में ऐसा हुआ कि कच्चा दीवू द्वीप का कभी इंडिया का उस पर आधिपत्य था या नहीं था। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस द्वीप के साथ क्या क्या होता रहा और क्या क्या इसके जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हुए और आज की डेट में इसका क्या हाल है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने कच्चा दीवू द्वीप जो है वो श्रीलंका को यूं ही गिफ्ट कर दिया। तो क्या है इसकी सच्चाई और क्या है इंपॉर्टेंस कच्चा दीवू द्वीप की और क्या उसके बदले में हमको मिला था और कहीं से ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने देश का कोई नुकसान हुआ हो या अपने देश को कहीं नीचा देखना पड़ा हो। इसी सब पे चर्चा करते हैं आज। ये दोस्तों श्रीलंका का जो टापू है भारत के साउथ में पड़ता है। इस तरह से भारत का जो सदर्न हिस्सा है वो इस तरह का है और ये जो है श्रीलंका का जो भूमि है, जो उसका नक्शा है वो इस तरह का है। और यहाँ पे जो है ये कच्चा दीवू द्वीप है, ये इस जगह पे स्थित है और ये जो जगह है ये दो समुंदर को जोड़ती है, तो इसलिए इसको स्ट्रेट बोलते हैं और इसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक मतलब वो पाकिस्तान वाला पाक नहीं, इसकी स्पेलिंग है PALK। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे रॉबर्ट पाक, उनके नाम पे इस स्ट्रेट का नाम रखा गया है पाक स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट जो है वो जो जलधारा जो दो समुद्रों को जोड़ती है उसको इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। तो ये रहा कच्चा दीवू द्वीप और कच्चा दीवू द्वीप की जो उसका एरिया है वो आपको बता दें 285 एकड़ का इसका एरिया है और एक एकड़ में जो है 4046.8 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। जिनको इस बारे में थोड़ा आइडिया लगाना है कि कितने स्क्वायर मीटर का ये द्वीप होगा तो समझ लीजिए कि 285 एकड़ इंटू 4046.8 और यूं समझ लीजिए कि लगभग ये 200 सवा 200 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर इसका एरिया है। और यहाँ पे वैसे तो कुछ है नहीं, ना पानी की कोई पूरी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो आबादी है वो रह सकती है। बस यहाँ पे एक चर्च बना हुआ है, सेंट एंटोनीज चर्च। तो यहाँ श्रीलंका के जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो और जो तमिलनाडु से जो क्रिश्चियंस हैं या जिनकी भी आस्था उसमें हो, क्रिश्चियंस ना भी हो, तो वो इस द्वीप पर सेंट एंटोनीज जो चर्च है उसमें जाते हैं। ये इस तरह से इसकी लोकेशन रही, थोड़ा सा और ब्लो अप कर दिया है ये मैप। ये रहा कच्चा दीवू द्वीप जो कि 285 एकड़ का है। सारी बहस जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और इसका जिक्र करते हुए और फिर उन्होंने इसको फॉलो अप करते हुए अपना एक ट्वीट किया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि आई ओपनिंग एंड स्टार्टलिंग। अब प्रधानमंत्री जी की तो ऐसी आदत है कि किसी चीज को बिल्कुल सनसनीखेज बना देना और उसका बढ़िया सा पॉलिटिकल माइलेज ले लेना, तो क्यों ना करें, चुनाव का समय है तो सबको इस बात का अधिकार है। इन्होंने लिखा कि आई ओपनिंग एंड स्टार्टलिंग और न्यू फैक्ट्स रिवील हाउ कांग्रेस carelessly gave away कच्चा दीवू. This has angered every Indian and reaffirmed in people's minds we can't ever trust Congress. और इस तरह से कांग्रेस के ऊपर इन्होंने हमला बोला है। फिर उसके बाद दूसरा ट्वीट किया, रेटोरिक असाइड डीएमके हैज डन नथिंग। कांग्रेस के साथ साथ डीएमके को भी लपेट लिया। आपको मालूम है डीएमके वो पार्टी है जो आज की डेट में तमिलनाडु में सत्ता में है। एमके स्टालिन उसके चीफ मिनिस्टर हैं। उससे पहले उनके पिताजी जो डीएमके के चीफ थे करुणानिधि जी, अब तो दुनिया में नहीं है, वो भी कई बार जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे। तो चूंकि वो साउथ का मैटर है, साउथ का मामला है, दक्षिण का मामला है, तो इनको भी लपेट लिया। और डीएमके का चूंकि कोई भी अंडरस्टैंडिंग बीजेपी से है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों पार्टियों को लपेट लिया। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने
इसको जो है चुनाव को देखते हुए जो है इसको आज पहली बार इस पे बोला है। तो ये बात सही नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि यही सब फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैं मेरा इसको जरा भी पॉलिटिसाइज करने का इशू नहीं है, ना इधर ना इधर। मेरा काम है सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखना। मेरा कोई विचार नहीं है। जब फैक्ट्स आपके सामने आ जाए तो उसके बाद आप इन्फ्रेंस निकालिए। मेरे चैनल का नाम भी इसीलिए इन्फर्नो है कि पहले जानिए फैक्ट्स को और उसके बाद अपना इन्फ्रेंस निकालिए। तो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। फैक्ट ये है कि मोदी जी ने इस पर पहली बार चर्चा नहीं की है। आपको याद होगा कि जिस वक्त मणिपुर वाला वो कांड हुआ था और मणिपुर में दंगे भड़क रहे थे और मणिपुर में अशांति फैली हुई थी, तो पूरा विपक्ष जो है, जो इंडिया गठबंधन है, वो इस बात पे लगा हुआ था कि प्रधानमंत्री को इस पे अपना कोई बयान देना चाहिए, उनको इस पे मुंह खोलना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए। और फिर वो लोग जो है लोकसभा के अंदर एक अविश्वास प्रस्ताव लाए थे कि हाँ, अब तो प्रधानमंत्री को इस पे बोलना ही पड़ेगा। और राहुल गांधी जी जो विपक्ष के उस समय प्रमुख नेता थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि मणिपुर में आग लगी हुई है, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, और इतना सब कह के अपना भाषण देके वो वापस लोकसभा का जो सदन है उसको छोड़ के चले गए थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये लोग जो सदन छोड़ के गए हैं, विपक्ष जो सदन छोड़ के गया है, इनसे पूछिए तो कच्छा तीवू क्या है, कहाँ पे है कच्छा तीवू, क्या हुआ उसके साथ। ये बात है अगस्त 2023 की। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जिक्र जो है पहली बार किया है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने जब इसका जिक्र किया तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आनी ही थी। तो विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसमें जयराम रमेश, जो कि प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के और पूरा जो विपक्षी गठबंधन है उसके, उनका ये ट्वीट आया। तो आज की डेट में जयशंकर साहब जो हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये पहले कभी फॉरेन सर्विसेज में हुआ करते थे, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे, और फिर ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, और उसके बाद आज की जो तारीख है उसमें ये भारत के विदेश मंत्री हैं। उनको लपेटते हुए जयराम रमेश जी ने कहा, इज डॉक्टर जयशंकर नाउ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिसओनिंग द रिप्लाई गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन January 27th 2015 when the same डॉक्टर जयशंकर वॉज फॉरेन मिनिस्टर। मतलब प्रधानमंत्री के बयान से वो सहमत है कि नहीं, क्योंकि उस समय वो फॉरेन सेक्रेटरी थे जिस वक्त ये एक आरटीआई के सवाल पर एक जवाब दिया गया था उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्स टू एन आरटीआई क्वेरी ऑन कच्छा तीवू इन 2015। खैर, इसको क्या करें, वो आरटीआई का रिप्लाई ही मेरे पास है, मैं उसी को आपको पढ़ देता हूँ। ये लगा हुआ है पूरा उसका लेटर, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ कि ये देखिए, प्रूफ ये है कि ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये आरटीआई मैटर है, और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एडी एक्नॉलेजमेंट के साथ जो है ये चिट्ठी भेजी गई है। श्री अलाडी गुरुस्वामी, उनका एड्रेस लिखा हुआ है, और ये कहा गया है प्लीज रिफर टू योर आरटीआई एप्लीकेशन। और फिर आरटीआई एप्लीकेशन में जो सवाल पूछा गया था, मेन चीज वही है, आई वांट अ डिटेल अबाउट कच्छा तीवू, हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस आइलैंड, इंडिया और श्रीलंका, and do you have any written documents of the ownership, please send all above details sir। ये सवाल पूछा गया था आरटीआई एप्लीकेशन में। तो इस सवाल के जवाब में भूमिका बनाते हुए, जो भी सही चीज है वो लिखते हुए, जो मैटर है, जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है, दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग of territory belonging to India since the area in question had never been demarcated। कभी भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में कच्छा तीवू आइलैंड का डिमार्केशन हुआ नहीं था, स्थिति उस पर क्लियर नहीं थी। तो जवाब ये आ रहा है, अंडर द एग्रीमेंट्स द आइलैंड ऑफ कच्छा तीवू लाइज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ द इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। और 1974 और 1976 एग्रीमेंट्स आर एट द एनेक्शन ऑफ दिस लेटर। और दो जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1974 और 1976 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे, प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन इंदिरा गांधी जी और जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके, जो कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन दोनों के बीच में, क्योंकि उनके संबंध भी अच्छे थे उस समय ये समझौता हुआ था कि ये जो है, जो कच्छा तीवू द्वीप है वो श्रीलंका के पास चला जाए। तो ये सरकार का ऑफिशियल रिप्लाई है। ये
ये जो जयशंकर साहब आज की डेट में कह रहे हैं, ये उनका जो मंत्रालय है वो ये रिप्लाई दे चुका है। यहाँ पे द मैटर एंड्स, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये क्योंकि चुनाव का मैटर है तो पॉलिटिक्स चल रही है, तो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, तो हमें लगा कि आपको इसकी जानकारी दे दें। और ये जो द हिंदू एक देश का जो है प्रमुख अखबार है, इसमें भी लिखा है, उन्होंने भी ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से, द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज येट टू कमेंट ऑन द रिसेंट रिमार्क्स बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर। अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट का इस पे जवाब आया नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये बात श्रीलंकन गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी होगी कि जो टेरिटरी है, उनकी टेरिटरी में जो आइलैंड है, आइलैंड क्या उसको आइलेट कहें, ISLET, आइलेट, छोटा आइलैंड, उसको आइलेट बोलते हैं। जाहिर सी बात है उनको तो अच्छा लगेगा नहीं कि किसी देश का प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री हमारे आइलैंड को या हमारे आइलेट को, हमारी टेरिटरी को अपने देश में मिलाने की बात कर रहा है या उसका मुद्दा उठा रहा है। बहरहाल, तो ये रहा RTI का जवाब, ये रहा जयशंकर साहब का, और ये रहा जो मीडिया में चल रहा है। कच्चा तीवू द्वीप पहले रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा था, बाद में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बन गया। इसे भारत सरकार ने 1976 में श्रीलंका को कुछ शर्तों पर सौंप दिया था, जिनमें से एक शर्त यह थी कि भारतीय मछुआरों का यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार जो है वो सुरक्षित रहेगा। और इसको लेकर हाल के कुछ सालों में कुछ छोटे विवाद उत्पन्न हुए हैं। क्या है ये कच्चा तीवू द्वीप तो मिल गया, और ये जो आरोप है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर कि उन्होंने दे दिया, ऐसा है नहीं, ये सच है नहीं, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि कच्चा तीवू आइलैंड तो श्रीलंका के पास चला गया। उसके बदले में, कच्चा तीवू आइलैंड था 285 एकड़ का, उसके बदले में इंडिया को मिला वेज बैंक। बहुत से लोग हैं जो इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे। उसके बदले में इंडिया को मिला वेज बैंक। वेज बैंक आप समझ लीजिए कि समुद्री एक खजाना है, समुद्र की एक निधि है, जिसके पानी में इतना सारा भंडार है, इतनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल जो भी वेल्थ होती है उसके भंडार हैं, वो उससे बहुत रिच है। ये जो रीजन है, ये कोई जगह नहीं, ये कोई टापू नहीं, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, इस समुंदर के अंदर की एक जगह है वेज बैंक। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में। और ये जो सच्चाई है, कच्चा तीवू आइलैंड इशू, इंडिया गॉट वेज बैंक, कच्चा तीवू उधर चला गया, वेज बैंक इंडिया की तरफ आ गया। ये थी इंदिरा गांधी जी की डील उस समय। और इसको कह कौन रहा है? इसको कह रहे हैं से फॉर्मर डिप्लोमेट्स। जो पुराने उस समय के जो डिप्लोमेट्स थे, उस समय जो इस चीजों को हैंडल करते थे, जिनको इस बात की जानकारी थी, उन्होंने इस बात को कहा है। और जो रिपोर्ट कर रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ा भरोसेमंद अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस। ये भारत का बहुत बड़ा अखबार है। इसमें लिखा है, इंडियन डिप्लोमेट्स हु हैव डेल्ट विद श्रीलंका इन द पास्ट अंडरलाइन दैट दिल्ली वाज एबल टू get access to Wage Bank and its rich resources. Former Indian High Commissioner to Sri Lanka Ashok Kantha said the agreement of June 1974 on the boundary in historic waters between India and Sri Lanka placed Kaccha Tivu on the Sri Lankan side, but it also paved the way. उसने रास्ता साफ किया इस बात का कि कच्चा तीवू उधर गया, उधर जाने के उपरांत ये रास्ता साफ हुआ कि वेज बैंक इंडिया को मिल जाए। And confirming the maritime boundary with Sri Lanka, including the understanding of March 1976. जून 74 में एक समझौता हुआ, फिर मार्च 1976 में एक और समझौता हुआ। उसके हिसाब से which recognized India's sovereignty over the Wage Bank and its rich resources. वेज बैंक जो है, समझ लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, जो छोटे से कच्चा तीवू द्वीप जो कि 285 एकड़ का है, उसके बदले में इंडिया को मिला है। ये रहा एक और इंडिया का प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ। ये लिखता है, द वेज बैंक अबंडेंस रिच इन मैरीन लाइफ बट इज देयर ऑयल टू। इतना रिच है मैरीन लाइफ में, इसकी बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा फिशेस के मामले में, बायोडाइवर्सिटी के मामले में, दिस इज द रिचेस्ट रीजन इन इंडिया। वो सब अभी आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा।
Considered India's biggest fishery resource, the Wage Bank, according to the Kochi-based Central Marine Fisheries Research Institute, is about 4000 स्क्वायर माइल। सोचिए कितना बड़ा एरिया है और ये इतना रिच है, जो कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट एरिया है मैरीन लाइफ में और मैरीन वेल्थ के मामले में। ये तो द टेलीग्राफ बता रहा है, और भी सोर्सेज से मैं लाया हूं। ये देखिए, वेज बैंक के बारे में जो जानकारी है वो ये एरिया है वेज बैंक का। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ना तो ये कोई आइलैंड है, ना तो कोई ये आइलैंड है, ना तो कोई ये जमीन का टुकड़ा है, ना कोई पहाड़ है, कुछ नहीं है। ये बस पानी के अंदर दबा हुआ एक एरिया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एरिया है। इसकी लोकेशन है, इट इज 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर साउथ ऑफ कन्याकुमारी। अब ये उधर 4,000 स्क्वायर माइल्स था, ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इनके अपने अपने दावे, मगर हाँ ये एरिया है बहुत बड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके जो फीचर्स हैं, इट फीचर्स शैलो वाटर्स, नियरली फ्लैट बॉटम। शैलो मतलब उथला पानी, बहुत गहरा पानी वहां पे नहीं है। शैलो फ्लैट बॉटम है, बिल्कुल फ्लैट जो है वो एरिया है। फ्लैट टोपोग्राफी मतलब कोई उतार चढ़ाव ऊपर नीचे कुछ नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट प्लेटू टाइप का है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। सिग्निफिकेंस, दिस एरिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड इज कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल फिशरी रिसोर्स। सोचिए 25 लाख एकड़ के बराबर एरिया है, किसी ने भी बताया, किसी सोर्स ने बताया। वो हमको मिला है 285 एकड़, जो कच्चा तीवू द्वीप है उसके एवज में। The low intensity of currents, waves and tides makes it an ideal location for the accumulation of nutrients as fish food। क्यों यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो फिश है वो आती है, इतनी ज़्यादा मात्रा में जो फिश है वो पाई जाती है, और इतनी ज़्यादा मछली पकड़ने की जो बातचीत चलती थी पहले श्रीलंका और इंडिया में, तो क्यों है इतना? उसके पीछे कारण ये है कि चूंकि ये उथला है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो यहाँ पे जो है जो मेरीन लाइफ है, यानी जिसमें प्रमुख रूप से फिश है, उसके खाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं और एकत्र होते हैं। इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा फिश की जो संख्या है इतनी ज़्यादा है, और इसलिए ये जो रीजन है वो इतना रिच है फिशिंग के लिए और मेरीन लाइफ के लिए। ये वर्ड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। मैं आपको बताता हूँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है, क्यों यहाँ पे फिशेज जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में अपने आप को जो है उनकी संख्या में बढ़ावा होता है, वो मल्टीप्लाई होती हो। तो कारण ये है, ये हमारी लैंड रही। अगर इंडिया का जो लैंड का जो पूरा एक किनारा यहाँ पे आके खत्म हो रहा है और उसके बाद जो है पानी शुरू हो जाता है, तो सोचिए पानी थोड़ा सा एरिया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर थोड़ा इतना ही गहरा होगा ये, और इतने गहरे एरिया में, बहुत कम गहराई के एरिया में ये जो पानी इसके ऊपर इकट्ठा है, इस पानी के नीचे जो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे होते हैं, जो फूड इकट्ठा होता है उस फिश के लिए, वही सारा कारण है इतनी सारी फिश की जो बहुतायत यहाँ होने के लिए। और इंडिया की लैंड के बाद, ये इंडिया की लैंड है, खत्म हो गई, पानी शुरू हो गया, थोड़ा सा डूबेगी नीचे और फिर ये एक लंबा सा फ्लैट पोर्शन शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके ऊपर पानी भरा रहता है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ खत्म होती होगी वहां से फिर शायद 50 मीटर 100 मीटर जैसा भी सी का अपना स्ट्रक्चर है वो उसकी गहराई शुरू हो जाती है, और फिर वो यहाँ जाके आगे जाके डीप ओशन हो जाता है, फिर जितना गहरा हो ओशन। बट हाँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इंडिया की टेरिटरी या किसी भी देश की जो टेरिटरी है उससे लग के बिल्कुल बहुत कम गहराई का जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मैंने सोचा ये आपको बताएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझने में आसानी होगी। ये थी अपनी इंदिरा गांधी जी, अपनी उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब तो स्वर्गीय हो गई हैं, ये भी स्वर्गीय हो गई हैं। ये वहाँ की प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडार नायके श्रीलंका की, और इनमें भी आपस में अच्छी खासी दोस्ती थी, और इसीलिए ये जो डील है वो प्रॉपरली हो पाई। ये थोड़े और फैक्ट्स हैं वेज बैंक के बारे में। वेज बैंक इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो मैंने अभी आपको समझाया, about 80 kilometers seawards from the coast of कन्याकुमारी। मतलब कन्याकुमारी की जो अपनी इंडिया की कोस्ट है वहां से ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू होता है और 80 किलोमीटर दूर तक समुद्र की तरफ जाता है, और इसकी गहराई जो है बहुत कम होती है।
The first survey operations were carried out in 1907 by Captain Hornell and Captain Cribb in the fishing trawler Violet on behalf of Ceylon Pearl Fishery. ये वहाँ की कुछ history है. The Wage Bank is situated south of Kanyakumari and lies between the latitudes 7 degree 10 minutes and 8 degree 0 minutes north. अब क्या है कि ये चूंकि कोई जगह है नहीं, जमीन का टुकड़ा ये है नहीं, कोई आइलैंड है नहीं, तो इसकी लोकेशन तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही डिसाइड होगी. ये उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ऐसे ही ये डिसाइड होता है, क्योंकि कोई जमीन हम वहां पहचान सकते नहीं है. इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू एक्सप्लोर द वेज बैंक फॉर पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन्ड इन, अब है क्या कि ये तो काम मोदी जी की सरकार ने ही किया हुआ है कि वेज बैंक में, ये जानते हुए कि वेज बैंक हमारा है और बड़ा वो रिच है मरीन लाइफ में, बड़ी गजब की उसकी बायोडाइवर्सिटी है और पूरा समुद्री खजाना अपने आप में समाये हुए है, तो उसी समुद्री खजाने में शामिल हैं ये हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मतलब ये जो पेट्रोल और फॉसिल्स और जो नेचुरल गैस है, इसका भी खजाना है. और ये सरकार ने ही इसका जो है नोटिस इनवाइटिंग ऑफर जो है मांगा है. ये नोटिस इनवाइटिंग ऑफर जो है वो जारी किया है. ये मांगा है कंपनी से कि आप अपना ऑफर दीजिए कि यहाँ पे हमें ऑयल का एक्सप्लोरेशन करना है, ऑयल को ढूंढना है या नेचुरल गैस को ढूंढना है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करनी है. ये सरकार कर चुकी है, लेकिन क्या करें, चुनाव है तो चुनाव में इधर से भी खेल होगा, उधर से भी खेल होगा. बट ये है, ये सब आपके सामने ये फैक्ट रखा हुआ है, ये सब विद प्रूफ रखा हुआ है. वेज बैंक थ्रेटेन्ड बाय हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन. अब क्या है कि जब ये थ्रेटेन क्यों कह रहे हैं कि जब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन होगा तो वो उसमें तमाम सारा इक्विपमेंट जो है वो उसमें जाएगा, फिर जो मानवीय जो वहाँ पे जो मानव की जो भी प्रेजेंस है वो बढ़ेगी, तो क्या होगा, वहाँ की जो सी लाइफ है, जो मेरीन लाइफ है, वो डिस्टर्ब होगी. तो इसके लिए फिर जो वहाँ के जो लोकल जो फिशरमैन है, जो लोकल वहाँ की जनता है, वो इसको अपोज कर रही है कि वहाँ की जो इकोलॉजी है वो बिगड़ जाएगी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा. इसलिए ये हेडिंग दिया हुआ है कि वेज बैंक थ्रेटेन्ड बाय hydrocarbon exploration. What are hydrocarbons and what government initiatives are in place for hydrocarbon exploration in India? Hydrocarbons are organic compounds made up of hydrogen and carbon atoms. They are the fundamental constituents of fossil fuels including coal, natural gas and petroleum. तो एक ये भी एक एंगल है इसका, और ये सरकार को अच्छी तरह पता है कि हम इसके बारे में नोटिस जो है वो जारी कर चुके हैं. हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, लिखा हुआ है इसमें हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी. इसका शॉर्ट फॉर्म है हेल्प, वॉज एडॉप्टेड इन 2016. और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि टू एनहेंस डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बाय इंटेंसिफाइंग एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट. ये तो है, इस एरिया का जो खेल है वो ये है, और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ बहुत सारे जो है ये जो हाइड्रोकार्बन्स की प्रेजेंस है और वो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे. लेकिन अब ये भी देखना है कि जो वहाँ की जो मेरीन लाइफ है और जो वहाँ की इकोलॉजी है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसको भी प्रॉपरली बैलेंस करना होगा. Why in the news? Wage Bank faces a potential threat as the Indian government considers offering 3 oil and gas blocks for exploration and development. The blocks designated for exploration coincide with the वेज बैंक. जहाँ पे डिसाइड किया है वो वेज बैंक वाला एरिया है, जहाँ पे ये ब्लॉक्स की जो एक्सप्लोरेशन डिसाइड की गई है वो वेज बैंक वाला ही एरिया है. और तय बात है कि इससे जो वहाँ के जो मछुआरे हैं, जो लोकल फिशरमैन हैं, उनको दिक्कत होगी. इसमें ये अच्छी तरीके से हम लोग देख पाएंगे कि ये जो लाइट ब्लू एरिया है ये इंडिया का जो है ये फिशिंग जोन है, और ये जो पर्पल में दिख रहा है ये टेंटेटिव एरिया है, क्योंकि एग्जैक्टली ये नापा जा नहीं सकता. तो ये वेज बैंक है, और ये जो है जो डॉटेड लाइन आ रही है ये जो है ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट है, जो उधर से अरेबियन सी से जो आएंगे जो जहाज, ये उनका ये रूट है. और ये जो है ये इंडिया के जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है एरिया. तो इंडिया का तो पूरा इस पर राइट है, जो भी करना है वो इंडिया कर सकता है. लगे हाथ जब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात आई, ये भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है. इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये जो है 23,05,143 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मेकिंग इट द 18th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
includes the Lakshadweep Islands and the Andaman and Nicobar। इंडिया के आसपास जितना जो भी हमारे जो पड़ोसी जो देश हैं वहां तक हमारा, चूंकि वो पानी से हम कनेक्टेड हैं, तो वहां तक हमारा जो एक्सक्लूसिव जोन है, इकोनॉमिक जोन है, वो फैला हुआ है। इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। ये ऐसा ही होता है, जो हमारी जो कोस्टल लाइन होती है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और इंडिया अभी यूएन में गया हुआ है कि हमारा जो है 200 नॉटिकल माइल्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसको बढ़ाया जाए, और इसको बढ़ा के 500 माइल्स किया जाए बेस्ड ऑन न्यू साइंटिफिक डेटा। कुछ ऐसी बात चल रही है, 500 माइल्स है कितना है, लेकिन हाँ बढ़ाने की बात तो चल रही है, तो कंफर्म है। और ये जब हम बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो कैसे ये मैरीटाइम बाउंड्रीज का क्या सिस्टम होता है, मुझे लगा कि मैं ये भी आपको बता दूं कि जब भी कोई देश होता है उसकी जो सीमा होती है समुद्र से जब टच कर रही होती है, उसका जो तट होता है, जो उसका कोस्ट लाइन होती है, जब समुद्र से टच करती है तो वहां से 12 माइल्स तक, ये नॉटिकल माइल्स है, यहां तक इनका जो है टेरिटोरियल सी होता है। मतलब वो इन्हीं की टेरिटरी का सी माना जाता है। पूरा जो इस पे मालिकाना हक है पूरा इनको होता है, उस देश को 12 नॉटिकल माइल्स तक। और 24 नॉटिकल माइल्स और 12 इसमें जोड़ दें तो टोटल यहाँ कोस्ट लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स हो जाता है। तो 24 नॉटिकल माइल्स तक जो है हमारा वो कंटीजियस जोन होता है। वहां पे क्या होता है, देश का कानून जो है वहां तक चलता है। वहां पे कोई भी एक्साइज का लॉ, कोई भी कस्टम का लॉ या कोई और लॉ, किसी भी तरीके का कोई भी नियम कानून जो है वो वहां 24 नॉटिकल माइल तक वो रहता है, वो वैलिड रहता है। और यही जो कोस्ट लाइन है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स अगर नापा जाएगा तो ये एरिया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसकी जो मेरीन लाइफ है उस पर हमारा अधिकार होता है। यहाँ पे हम कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इस पे फ्लोटिंग कोई टापू बना सकते हैं, ऑयल का एक्सप्लोरेशन है वो कर सकते हैं, नेचुरल गैस का, कोई मिनरल वेल्थ है, कोई भी सी वेल्थ है उसका एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ये टोटल हमारा एरिया होता है। कोई भी एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ का जो हवा, पानी, धूप सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और ये जब सारी बात हो गई, जब इतनी बात हो रही है पॉलिटिक्स की, तो कुछ सच्चाई आपके सामने और लानी जरूरी है कि इंदिरा गांधी जी ने वो 285 स्क्वायर किलोमीटर का कच्चा तीवू वहां दे दिया था। उसके बदले में इंडिया को 25 लाख एकड़ का वेज बैंक मिला था, या यूं कहें कि 4000 स्क्वायर माइल्स का वेज बैंक मिला था, या यूं कहें कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का वेज बैंक मिला था, जो कि मैरीन लाइफ में रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है। इंडिया का सबसे अच्छा एरिया है मैरीन लाइफ के हिसाब से, और हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रेजेंस है उसके हिसाब से। मोदी जी ने जब ये समझौता किया था तो उस समझौते का भी जो हिसाब किताब है वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैक्ट रखा जाएगा तो उसमें कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सारे फैक्ट जो है सच सच बताऊं। फर्स्ट पोस्ट है, बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी है, हाउ इंडिया गेव 111 एनक्लेव्स टू बांग्लादेश एंड गॉट 51 अंडर 2015 का जो लैंड पैक्ट था उसमें। वहां भी तो यही हुआ, हमने तो उनको दे दिए 111 एनक्लेव्स, उनसे हमको मिले 51 एनक्लेव्स। After PM Narendra Modi brought up the Kachchativu Island deal, the Congress hit back by mentioning the 2015 Land Boundary Agreement (LBA) with Dhaka, signed under the first NDA-led government. The pact included the transfer of 111 Indian enclaves to Bangladesh and 51 Bangladeshi enclaves वो इंडिया में आए। ये इनका कहना है। What does LBA, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, क्या कहता है? इन जून 2015 इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द हिस्टोरिक, वही बात है कि 111 हमने उनको दे दिए और 51 हमने उनसे ले लिए। ये देखिए, ये बीबीसी भी यही कह रहा है, ये बीबीसी का है। इसमें 17,000, ये जमीन की बात हो रही, जो एनक्लेव्स दिए गए वो कितनी जमीन थी उसकी बात हो रही है। 17,161 एकड़ भारतीय क्षेत्र पर अधिकार छोड़ दिया गया और बदले में 7,110 एकड़ पर अधिकार मिला। मतलब हमें जो मिला अधिकार वो 7,110 एकड़ पे, और जो हमने छोड़ा, जो बांग्लादेश को दिया, वो था 17,161 एकड़। भारत की भूमि का 10,051 एकड़
कम हो गया। अगर इसमें से आप ये फिगर माइनस कर लें, यही फिगर आ जाएगी। भारतीय क्षेत्र में 51 बांग्लादेश एन्क्लेव के लगभग 14,854 निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। ये कुछ फैक्ट थे जिसमें कच्चा तीवू आइलैंड्स का इतिहास थोड़ा शामिल है। वेज बैंक के बारे में बहुत सारी जानकारी शामिल है, वो इसलिए कि कच्चा तीवू तो चला गया, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। जो हमको मिला उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमको मिला वो इतना रिच था, वो बिल्कुल एक खजाना था। आज जो है हमारी सरकार ने ये भी किया है कि एक नोटिस जो है जारी कर दिया है कि आइए यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करिए, कौन कौन सी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है तो एक्सप्लोरेशन करिए, और देश की जो प्रगति में है वो साधक बन गया, आप देश के विकास में जो है साधक बनिए। और साथ में ये भी डिस्कस हुआ कि जो हमने बांग्लादेश के साथ जो LBA किया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, उसमें किसको क्या मिला। तो दोस्तों ये कुछ थे फैक्ट्स जो आपके सामने मैंने रखे। मेरा इसमें कोई विचार है नहीं, आप फैसला करिए, सारी जानकारी आपके सामने है, इन्फ्लुएंस आप निकालिए। दोस्तों ये जानकारी मैंने बहुत सारे सोर्सेज से जुटाई है, आप देख ही रहे होंगे कहाँ कहाँ से कितनी कितनी छोटी जानकारी, कितनी कितनी बड़ी जानकारी मैंने जुटाई है, सिर्फ इसलिए कि मैं जो आपके सामने तथ्य रखूं वो इतने सटीक हों, इतने बढ़िया हों कि फिर उसमें कोई इधर उधर की गुंजाइश न रहे। मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें हौसला दीजिए, हम ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। और इस वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।